भूकंप आया और उससे कहीं पर कोई भवन नीचे गिर गया या कोई मंदिर को कोई हानि हो गई या कोई कहीं पर गड्ढा हो गया, उसके अंदर हमें कोई नई तरह की चीज़ दिखाई पड़ गई, तो जो पहला प्रश्न हमारे मन में आता है वो प्रश्न ये आता है कि ये वस्तु क्या है, ये वस्तु किसने बनाई होगी और ये कब की होगी। तो ये वस्तु कब की होगी, अर्थात पुराना कितना पुराना, ये प्रश्न है जिसका उत्तर हमारी रेडियो कार्बन आयु निर्धारण की विधि से हम देने का प्रयास करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग जैसा कि शब्द बताता है, ये रेडियो कार्बन या कार्बन के उस आइसोटोप से समस्थानिक पर आधारित है जो कार्बन 14 है और जो रेडियो सक्रिय है। जो इस 30 मिनट के व्याख्यान में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उसकी रूपरेखा इस प्रकार है। हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि रेडियो कार्बन क्या है, इसका पता कैसे चला, रेडियो कार्बन बनता कैसे है और बीटा अपघटन क्या है, आयु निर्धारण में इस रेडियो कार्बन का उपयोग क्या है और इसमें प्रयोगशाला की प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या क्या जटिलताएं हैं और उपयुक्त नमूने तथा इसके एप्लीकेशन से अनुप्रयोगों पे कुछ मैं बताना देना चाहूँगा और फिर अंत में हम समझेंगे कि सच में रेडियो कार्बन आयु का अर्थ है क्या। रेडियो कार्बन जो है वो कार्बन के 3 समस्थानिकों में से एक है। कार्बन के 3 समस्थानिक या आइसोटोप्स हैं और उनके जो परमाणु भार है, एटॉमिक वेट्स हैं, वो 12, 13 और 14 है। हमारे पृथ्वी के वातावरण में कार्बन 14 का अनुपात बहुत कम है, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है ये, और अगर हम अंकों में व्यक्त करें तो 1.3 गुणा 10 की घात नेगेटिव या ऋणात्मक 12, यानी कि अगर 10 to the power 12 या 1 ट्रिलियन या 1000 अरब अगर हमारे पास परमाणु होंगे तो उनमें से लगभग केवल एक परमाणु कार्बन 14 का होगा। ये विलियम एफ गिबी हैं जिन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार मिला था रेडियो कार्बन की खोज के लिए, और नोबेल कमेटी ने उस समय जो कहा था मैं उसको उद्धृत करना चाहूँगा। Seldom has a single discovery in chemistry had such an impact on the thinking in so many fields of human endeavor. Seldom has a single discovery generated such wide public interest. और ये हमारी जो मानव है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी एक जो मूलभूत इच्छा है कि हम अपने अतीत के बारे में जानें, हम जानें कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, हम जानें कि हमारी सभ्यता में कौन कौन थे, क्या क्या थे, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त की। और आज भी अगर हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम बताते हैं कि हमारे देश में गुजरात की लोथल जैसी संस्कृति है, जहाँ आज से हजारों वर्ष पूर्व एक शिपयार्ड बनाया गया था, एक पोर्ट बनाया गया था, एक बंदरगाह बनाया गया था, तो हमारा डर बढ़ जाता है। या हम आर्यभट्ट की उपलब्धियों के बारे में बात करें या बराहमीर की या ब्रह्मगुप्त की किसी की भी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो हमें डर होता है कि आत्मसम्मान की भावना में आती है। और इसके अतिरिक्त ये हमारी एक स्वाभाविक मानवीय प्रकृति है कि हम जाने कि हमारा इतिहास क्या है। अगर हम रेडियो कार्बन की खोज की बात करें तो 1934 में एक खनिज होता है यूरेनाइट नाम का, इसमें जिरकॉन होता है, इसमें और कई सारे तत्व होते हैं, इसमें उन्हें अनपेक्षित रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी मिली। तो प्रश्न ये हुआ कि इतनी अधिक रेडियो सक्रियता इसमें क्यों थी। उसी वर्ष में येल ने एंडी क्यूरी ने देखा कि जब नाइट्रोजन पर कार्बन का बम्बार्डमेंट, जब नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो उसमें जो कण बनते हैं उनके कारण से जो क्लाउड चैम्बर है उसके अंदर एक लंबा सा एक ट्रैक उन्हें दिखाई पड़ता है। तो वो ट्रैक किस चीज के कारण था ये वो जानना चाहते थे। लेकिन इससे ये भी पता चला कि ये जो कण है ये अल्फा नहीं है, इसके अलावा भी नाभिक से कोई दूसरा कण निकल सकता है। आखिर में पता चला कि बीटा कण है या इलेक्ट्रॉन है। और फिर उन्होंने ये सुझाया कि यदि नाइट्रोजन 14 पर एक धीमी गति का कम ऊर्जा का न्यूट्रॉन बरसता है तो उसके कारण उसमें से प्रोटॉन निकल सकता है, उसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकल सकता है। एंटी न्यूट्रिनो का उस समय पता नहीं था, वो थोड़ा बाद में पता चला। और इस प्रक्रिया में जो एक नया तत्व या एक नया समस्थानिक बनता है वो है रेडियो कार्बन। और इस रेडियो कार्बन की जो अर्थायु है वो लगभग 6000 वर्ष है, 5730 वर्ष है। पहले इसको 5600 तक बनाया जाता था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद बर्थहेम और गोल्डहैमर ने भी नाइट्रोजन 14 पर इसी तरह से न्यूट्रॉन्स की वर्षा की और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस तरह से कार्बन 14 समस्थानिक बनाया जा सकता है। और कामन ने कुछ प्रयोग किए बर्कले में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और उसमें उन्होंने डीपी अभिक्रिया से भी कार्बन 14 बनाया। तो कई तरह से संभव है, ऑक्सीजन के एक समस्थानिक पर भी अभिक्रिया से भी संभव है। लेकिन अब प्रश्न ये आया कि हमारे पृथ्वी पर कार्बन 14 आया कहाँ से। हम लोग जानते हैं कि 1912 में हस ने एक प्रयोग किया था
उन्होंने एक गुब्बारा आकाश में ऊपर भेजा था और उस गुब्बारे में उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसमें अगर चार्ज है तो धीरे धीरे वो चार्ज कम हो जाता है। इसका मतलब उस पर कुछ आवेश या कुछ चार्ज निरंतर बरस रहा है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अंतरिक्ष से ऐसी किरणें आ रही हैं, ऐसे कण आ रहे हैं जो आवेशित है, और अगर अंतरिक्ष से ऐसे कण आ रहे हैं तो 1934 के इन प्रयोगों के बाद, 1937 के इन प्रयोगों के बाद हमें पता चला कि हम कार्बन 14 को बना सकते हैं अगर कोई चार्ज और ऊर्जावान कण नाइट्रोजन 14 पर पड़े। और हमारे पृथ्वी के वातावरण में 78% के लगभग नाइट्रोजन है और उसमें सबसे बड़ी संख्या में क्योंकि नाइट्रोजन 14 है, तो उस पर अगर अंतरिक्ष से आने वाली ये किरणें, अंतरिक्ष से आने वाली, लेकिन अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष से आने वाली किरणों में क्या न्यूट्रॉन हो सकता है। इस पर अगर हम सोचें तो अब आप देखिए कि अगर हम सोचें कि अंतरिक्ष किरणों में न्यूट्रॉन होगा जो बम्बार्ड होगा नाइट्रोजन 14 पर और कार्बन 14 बनाएगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि 10,000 की आयु वाला जो न्यूट्रॉन है वो दूर से आने वाली अंतरिक्ष किरणों में बच नहीं सकता। तो क्या ये संभावना है कि सूरज से न्यूट्रॉन्स आ रहे हों, या क्या ये संभावना है कि सूरज से कार्बन 14 आ रहा हो, लेकिन कार्बन 14 की हाफ लाइफ हम जानते हैं 5730 है, तो अंतरिक्ष किरणों में ये नहीं आ रहा जो कि खत्म हो गया होगा। सूरज के अंदर आज केवल ड्यूटेरियम के संगठन से, फ्यूजन से हीलियम बन रही है, तो वहां पर कार्बन 14 का प्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो फिर क्या संभावना है? जब आगे आने वाली संभावनाओं पर सोचा गया तो लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि यही संभावना है कि इस कार्बन 14 का जन्म हो रहा है वातावरण में, और ये हो रहा है क्योंकि कार्बन 14 बन रहा है नाइट्रोजन 14 पर न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से, लेकिन ये न्यूट्रॉन्स जो प्राथमिक या प्राइमरी कॉस्मिक रेस है उनमें नहीं है, लेकिन कॉस्मिक रेस के प्रोटॉन्स जब हमारे वातावरण में उपस्थित परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन जब थोड़ा सा ऊर्जा उनकी कम हो जाती है तो वो धीमे न्यूट्रॉन नाइट्रोजन 14 के साथ अभिक्रिया करते हैं और कार्बन 14 को बनाते हैं। और इसके बारे में हम जानते थे कि प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट था किस तरह से कार्बन 14 बन सकता है। एक और चीज जिससे इसको संबंध मिला वो ये थी कि जब हम वातावरण में ऊपर जाते हैं तो वहां पर लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद फिर कम होने लगते हैं। इससे भी इस बात को बल मिला कि वातावरण में ही कार्बन 14 का प्रोडक्शन होता है, और 15 किलोमीटर की ऊंचाई करीब वो ऊंचाई है जहां पर आने वाली कॉस्मिक रे इतनी स्लो हो जाती है और इतनी अभिक्रिया कर सकती हैं कि वहां पर न्यूट्रॉन मिल सके और वह न्यूट्रॉन फिर इनके साथ रिएक्ट कर सके। तो इस तरह बहुत सारी चीजों का मिलकर संयोग हुआ और हमें पता चला कि वातावरण में कार्बन 14 का प्रोडक्शन हो सकता है। और जो मुख्य इसकी अभिक्रिया है, अगर उन पर देखें तो आप देखिए कि न्यूट्रॉन जो है 7n14 पर बरसता है और उससे 6 जिसका परमाणु संख्या है और 14 के चौथे जिसका परमाणु भार है, उस कार्बन 14 का रेडियो कार्बन का प्रोडक्शन होता है, एक प्रोटॉन निकलता है। और ये जो प्रक्रिया है इसमें और भी ऊर्जा और दूसरे कार्बन के, मैं उस पक्ष को अभी छोड़ दूंगा। संक्षेप में हम ये समझेंगे कि मुख्य रूप से हमारे वातावरण में जो मुख्य अभिक्रिया रिस्पॉन्सिबल है कार्बन 14 के उत्पादन के लिए, ये ऊपर वाली अभिक्रिया है नाइट्रोजन 14 पर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट, और ये कार्बन 14 जो बनता है ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बहुत जल्दी अपने रेजिडेंस टाइम से कम टाइम में पूरे वातावरण की गैसों के साथ घुल मिल जाती है और ये हमारे वातावरण का एक अंग बन जाता है। लेकिन अब प्रश्न अगला आया कि वातावरण में तो ठीक है, ये हमारे पेड़ पौधों में, हमारी हड्डियों में, हमारे सेडिमेंट्स में, हमारे अवसादों में कहां से आया? उसका बहुत सीधा सवाल उत्तर है हमारी फूड चेन या हमारी जो भोजन की श्रृंखला है। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपने अंदर लेंगे, और चाहे कितना छोटा फ्रैक्शन हो 1.3 × 10⁻12, उस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ रेडियो कार्बन वनस्पति के अंदर आ गया। अब जब वो वनस्पति के अंदर आ गया, उस वनस्पति को किन्हीं जीव जंतुओं ने खाया तो उन जीव जंतुओं के अंदर भी कार्बन 14 पहुंच गया। और पेड़ के मरने के बाद या पेड़ के कटने के बाद या उस वनस्पति के जब मिट्टी में मिल जाने से, मिट्टी में घुल मिल जाने से जो हमारी मिट्टी है उसमें भी रेडियो आ गया, और उस मिट्टी में तो रेडियो कार्बन आ गया। और एक बार पेड़ कट गया, अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण उसी कहने वाला चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेडियो कार्बन का उपयोग हम आयु निर्धारण के लिए कर कैसे सकते हैं।
हमारा पेड़ के या वनस्पति के अंदर कार्बन 14 जो आया वो इसलिए उसमें उसका स्तर एक सर्टेन मेंटेन हो सकता है क्योंकि लगातार वातावरण के साथ उसका कार्बन का लिया जाना है और रेडियो कार्बन उसमें आ भी रहा है और रेडियो से गिर भी रहा है, डीके भी हो रहा है। अब आप देखिए कि अगर हम कुछ समय के बाद उस पेड़ की लकड़ी हमें मिलती है तो हम देखेंगे उसमें कितना कार्बन 14 का कंसंट्रेशन है कार्बन 12 की तुलना में। इसका आधार क्या है? अगर आप कल्पना कीजिए कि आपके पास कच्चे आम हैं जो संख्या में 16 है, वो 16 आम है तो एक दिन के बाद मान लिया उसमें से आधे आम पक जाते हैं। तो अगर आपको तोड़े हुए बाग से आम एक बास्केट में मिलेंगे, एक कंडिया में मिलेंगे, आप उसमें देखिए अगर आधे आम उसमें से कच्चे हैं आधे आम पक्के हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन पहले उन आमों को तोड़ा गया था क्योंकि सारे कच्चे थे। एक दिन अगर हाफ लाइफ है तो एक दिन के बाद वो आधे कच्चे रह गए आधे पक्के रह गए। एक दिन और बीत जाएगा तो बचे हुए कच्चे आमों में से भी आधे आम पक जाएंगे तो अब केवल आपके 4 आम हैं जो कच्चे रह गए, 12 आम पक्के हो गए। एक दिन के बाद इन 4 आमों में से भी आधे यानी 2 आम पक जाएंगे और 3 दिन के बाद केवल 2 आम आपके कच्चे बचे, बाकी 14 आम आपके पक्के बचे। बिल्कुल यही सिद्धांत है रेडियो कार्बन डेटिंग का। रेडियो कार्बन की आयु लगभग 5730 वर्ष है। तो आपको मालूम है कि वातावरण में इतना कार्बन का स्तर, रेडियो कार्बन का स्तर है और हमें ये मालूम है कि बहुत सूक्ष्म अंतर के साथ करीब करीब वही हमारी वनस्पति में भी है। तो जो वनस्पति आज ही मरी है, जिसमें आज फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बंद हुआ है, उसमें रेडियो कार्बन का स्तर करीब करीब वही होगा जो आज वातावरण में है। लेकिन 5730 वर्ष के बाद उसी वनस्पति के अवशेषों में हमें रेडियो का कार्बन का स्तर जो है वो आगे मिलेगा। यानी उसमें जो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, उसमें से कार्बन 12 का स्तर समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलेगा, कार्बन 13 का स्तर बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन जो कार्बन 14 है वो 5730 वर्ष की आयु के साथ उसका एक्सपोनेंशियल डीके होता जाएगा। और क्योंकि उसी इक्वेशन हमें पता है तो हम बैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आज कार्बन 14 का स्तर आधा हो गया है तो इसका मतलब 5730 वर्ष बीत गए हैं। अगर चौथाई हो गया है तो करीब इसमें जो है 11,500 12,000 वर्ष लगभग बीत गए हैं और सो इस कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं। बीटा डीके इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, फिजिक्स के लिए इसका बहुत महत्व है क्योंकि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की जो संकल्पना की गई थी वो इसी के आधार पर की गई थी। और नाइट्रोजन 14 के बाद जब कार्बन 14 बनता है और इस कार्बन 14 को हम अपने प्रयोगशाला में मेजर करना चाहते हैं कि वो किस मात्रा में बचा हुआ है, जो बहुत जरूरी है डेटिंग का पता लगाने के लिए, तो हम इसी का सहारा लेते हैं कि जब हमारे रेडियो कार्बन का गया तो उसमें से नाइट्रोजन 14 निकलता है और उसमें से क्योंकि हम 7 से 6 में आ रहे हैं, पहले आए थे और 6 से फिर से 7 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें से एक ऋण आवेश निकलना चाहिए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसीलिए हम इसे नेगेटिव बीटा डीके कहते हैं। और साथ में एंटी न्यूट्रिनो के साथ में निकलता है और ये जो बीटा निकलता है इसकी वजह से जो सिंथेलेशन होता है उस सिंथेलेशन को हम काउंट करते हैं। एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि जितना ज्यादा रेडियो कार्बन हमारे पास होगा उसको हम जब काउंटर में रखेंगे उतने ज्यादा उसमें से डीके होंगे। आप ऑन स्टैटिस्टिकल आधार पर अगर आप कहें तो अगर आप कार्बन 14 की मात्रा को दुगना कर दीजिए तो लगभग दुगने डीके होने लगेंगे। कार्बन 14 की मात्रा को आप 3 गुना कीजिए तो प्रति मिनट या प्रति सेकंड होने वाले डीके जो है निकेटर जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम उसका उपयोग करते हैं रेडियो कार्बन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए। आयु निर्धारण इक्वेशन के बारे में कहें तो dN/dt ये समानुपाती है जो उपस्थित रेडियो कार्बन के कण है, जिसके आधार पर हमें एक इक्वेशन मिल जाती है और टाइम जो है हम निकाल सकते हैं। और इसमें जो हमने लैम्डा दिया है वो उसकी आयु पर निर्धारित है 0.693 अपॉन लैम्डा इक्वल टू हाफ लाइफ या हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो आयु निर्धारण का सूत्र इस तरह से हमें पता चल जाता है। इसे स्किप कर सकते हैं बीटा डीके के बारे में। अब अगर हम प्रयोगशाला में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा उद्देश्य है हम अपने मिट्टी के नमूने में या जो लकड़ी के अवशेष हैं या जो वनस्पति के अवशेष हैं या अगर हमारा कोई शेल है जिसमें रेडियो कार्बन है उसमें हम पता लगाएं कि रेडियो कार्बन की मात्रा कितनी है।
लेकिन हम सीधे उस शेल को, उस कोरल को, उस मिट्टी को या उस चारकोल को या उस लकड़ी के टुकड़े को काउंटर में नहीं रख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई लकड़ी होगी तो जैसे हम जानते हैं कि उसमें कार्बन का कुछ प्रतिशत होगा, उस कुछ प्रतिशत कार्बन में से भी 10⁻⁻12 का जो एक बहुत सूक्ष्म फ्रैक्शन है वो रेडियो कार्बन होगा। तो हमारे लिए बड़ा सुविधाकर होगा कि हम इतना बड़ा लकड़ी का तना काउंटर के अंदर रखने के स्थान पर हम किसी ऐसी चीज को काउंटर के अंदर रखें जिसकी मात्रा कम हो लेकिन उसमें कार्बन का और रेडियो कार्बन का परसेंटेज ज्यादा हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक लकड़ी है या हमारे पास चारकोल है या हमारे पास अवसाद है या सेडिमेंट है, मिट्टी है, हम उसका कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको जलाते हैं और उसमें उपस्थित कार्बन को हम कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट लिथियम की उपस्थिति में हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को एसिटिलीन में बदल देते हैं। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम उसे C2H2 में बदल देते हैं, लेकिन C2H2 हम जानते हैं कि गैस है। उसके बाद हम C2H2 को एक उपयुक्त कैटलिस्ट की उपस्थिति में ट्राइमराइजेशन करके उस C2H2 को के 3 मॉलिक्यूल्स की अभिक्रिया कराकर, 3 अणुओं की अभिक्रिया कराकर उसे बेंजीन या C6H6 में बदल देते हैं। तो अब हमारे पास जो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, जो इतना सारा सेडिमेंट था, आधा किलो 1 किलो सेडिमेंट था, उस सेडिमेंट को हमने 1 मिलीलीटर से कम बेंजीन में बदल दिया और अब बड़ी आसानी से उस छोटे से बेंजीन के सैंपल को एक साथ 10 से 20 सैंपल हम अपने लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर के अंदर रख सकते हैं। ये जो उपकरण यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस उपकरण का उद्देश्य केवल यह है, दाईं तरफ हम इसमें नमूने को जलाकर उसको कंबशन करके उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद बाईं तरफ एक आपको रिएक्टर दिखाई दे रहा है, रिएक्टर के अंदर हम हाइड्रोलाइसिस करके इसको एसिटिलीन में बदल देते हैं और इसके पीछे वाले सिस्टम में हम उस एसिटिलीन का ट्राइमराइजेशन करके उसको बेंजीन में बदल देते हैं। तो हमारा इतना बड़ा नमूना अब एक छोटी सी वायल के अंदर बेंजीन के रूप में आ गया। अब इस बेंजीन को हम रखते हैं काउंटर के अंदर और ये प्रक्रिया जो है हमें वो पहले की है जो हम नमूने को देते हैं, इसको हम अभी स्किप कर सकते हैं और इसको स्किप कर ये हम अभी हमने चर्चा की इसकी। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि जब हमने उस नमूने से कार्बन को निकालकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड, उससे एसिटिलीन और उससे बेंजीन बना ली और उस बेंजीन में जो उपस्थित रेडियो कार्बन है, उस रेडियो कार्बन की मात्रा कितनी है ये हमें पता लगानी है। और जैसे मैंने कहा कि हम जानते हैं जितना अधिक रेडियो कार्बन उसमें होगा, अब इस बात को भी समझिए, जितना अधिक रेडियो कार्बन होने का मतलब है कि सैंपल उतना नया है, क्योंकि जितना पुराना सैंपल होता जाएगा उसमें रेडियो कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी। तो अब हम रेडियो कार्बन का अमाउंट उसमें मेजर कर लेते हैं और हमें रेडियो कार्बन पता है, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो अवधारणाएं हैं, जो हमारे कुछ एजम्पशन या हाइपोथेसिस है, वो सही है या नहीं। हमने माना है कि रेडियो कार्बन की आयु 5,730 वर्ष है, लेकिन क्या इसमें समय के साथ परिवर्तन हो सकता है? क्या इसमें बाह्य कारकों के कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दबाव है या तापमान है, टैंक के कारण कोई परिवर्तन हो सकता है? तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में प्रयोग किए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाह्य कारकों का इस पर प्रभाव नहीं हो रहा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास रेडियो कार्बन है तो उसका जो डीके पर मिनट पर ग्राम ऑफ सैंपल होगा वो हमेशा वही रहेगा, वो परिवर्तन होगा। दूसरी बात, क्या हमारे जैवमंडल में, हमारे बायोस्फीयर में जो अंतरिक्ष किरणों के कारण कार्बन 14 बन रहा है, क्या उसका रेट, क्या उसकी दर पिछले 10, 20, 30, 40, 50, 60 हजार साल में एक ही रही है या वो भी बदलती रही है? क्योंकि अगर अंतरिक्ष किरणों के कारण हमारे वातावरण में बनने वाला रेडियो कार्बन उसकी मात्रा बदलती रही होगी तो आज हमारे सैंपल में एक ही समय के सैंपल में तो एक जैसा मिलेगा, लेकिन उससे पहले वाले सैंपल में उसकी मात्रा हमारे इक्वेशन के अनुरूप नहीं होगी। तो इस बात पर चेक किया गया और ये पता चला कि यद्यपि आज हमारे वातावरण में लगभग हर स्थान पर रेडियो कार्बन की उपस्थिति समान है, लेकिन 10,000 साल पहले रेडियो कार्बन का उत्पादन हमारे वातावरण में उस दर से नहीं होता है। इसके लिए बहुत जटिल प्रयोग कुछ किए गए, जैसे कोरल होता है, उनके अंदर लेयर बाय लेयर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता जाता है। हमारे जो पेड़ों के जो तने हैं उनमें से जिनमें हर साल एक रिंग बनता है, एक वलय बनता है,
उस पेड़ बहुत पुराने 600, 800, 1000 और उससे भी पुराने 8000 साल तक के लगभग पेड़ों को लिया गया, उनके तनों को काटा गया और उन तनों में जो वलय डले हुए थे उन वलय में कितना रेडियो कार्बन उपस्थित है इसका पता लगाया गया। इसका मतलब पिछले कई हजार साल में जो रेडियो कार्बन का स्तर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती रही। तो आज अगर हम किसी नमूने में रेडियो कार्बन की मात्रा का मापन करते हैं तो उसमें उसके बाद इस बात के लिए संशोधन करना जरूरी है कि वो कितना पुराना नमूना है, उस समय में रेडियो कार्बन का उत्पादन वातावरण में किस दर से हो रहा था। लेकिन रेडियो कार्बन के वातावरण में उत्पादन की दर में परिवर्तन क्यों होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जो अंतरिक्ष किरणें आती हैं, गैलेक्टिक कॉस्मोग्रेज जिन्हें हम कहते हैं, उन पर उनके पृथ्वी पर पहुंचने की जो दर है, जो उनके कण है 1.7 माना जाता है, वो औसत दर भी बदलती रहती है समय के साथ। और इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अंतरिक्ष किरणों में मुख्य रूप से प्रोटॉन होते हैं जिनमें आवेश होता है। हमारे पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है, हमारे सूरज का भी चुंबकीय क्षेत्र जिन्हें हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। और इन चुंबकीय क्षेत्रों के कारण जब कोई भी आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसके चार्ज पर निर्भर करते हुए और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करते हुए एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के कण ही हमारे हीलियोस्फीयर के अंदर आ पाएंगे, बाकी नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब अगर सूरज की गतिविधि बढ़ गई, सूरज की सक्रियता बढ़ गई, सूरज का और ये हीलियोस्फीयर वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया तो लो एनर्जी वाले गैलेक्टिक कॉस्मोग्रेज हम तक नहीं पहुंचेंगे और पृथ्वी पर बरसने वाले कण बदल जाएंगे। और पृथ्वी पे बरसने वाले गैलेक्टिक कॉस्मोग्रेज के अगर प्रोटॉन्स की संख्या बदल जाएगी तो उनकी अभिक्रिया से बनने वाले कार्बन 14 के परमाणुओं की संख्या भी बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सूरज की गतिविधि से भी इसका थोड़ा संबंध है। तो अगर प्राचीन काल में सूरज की गतिविधि में परिवर्तन हुआ था, जो होते रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी पर रेडियो कार्बन का प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। पिछले अगर हम 100-50 साल की बात करें तो 50 साल की तो काफ़ी सारे न्यूक्लियर हमारे एक्सप्लोजन होते रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते रहे, नाभिकीय परीक्षण होते रहे हैं, उनके कारण वातावरण में न्यूट्रॉन, उनके कारण हमारे वातावरण में रेडियो कार्बन बना। और वो रेडियो कार्बन पुराने 50 साल की जो वनस्पति है वो सब अपने अंदर दे रही है। केवल यही बात नहीं है, अगर हम देखें कि कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट में अंदर से निकलने वाला जो कार्बन होगा, चाहे उसमें मीथेन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, या कार्बन का कोई दूसरा यौगिक हो, उस कार्बन में रेडियो कार्बन अनुपस्थित होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वातावरण में जो रेडियो कार्बन का स्तर है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले कार्बन के कारण डाइल्यूट हो गया, कम हो गया, रेडियो कार्बन कम हो गया। इसके अलावा पिछले 100-200 सालों में हम लगातार लकड़ी और कोयला जलाते रहे हैं। हम जानते हैं कि जो कोयला बना है ये करोड़ों साल पुरानी वनस्पति से बना है और करोड़ों साल पुरानी वनस्पति में रेडियो कार्बन नहीं बच सकता। इसका मतलब हमारी जो औद्योगिक गतिविधि है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो हम लकड़ी या कोयला जला रहे हैं, पुरानी लकड़ी या कोयला, उसके कारण से भी हमारे वातावरण में रेडियो कार्बन के स्तर में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब जो हम बहुत प्रसन्न थे कि हम केवल लैम्डा यानी क्या कहें कि हम कार्बन 14 के हाफ लाइफ आधार पर और वातावरण में मापी गई रेडियो कार्बन की जो कंसंट्रेशन है, जो सघनता है, उसके आधार पर हम किसी भी नमूने की आयु निकाल सकते थे सही, वो हमारी अवधारणा में थोड़ी से संशोधन की जरूरत है। तो इसके लिए जो हम पता लगाते हैं कि उसमें कितना रेडियो कार्बन है, उसके आधार पर हम उसकी जो आयु की गणना करते हैं, उस आयु की गणना में भी हम संशोधन करते हैं। और जो मैंने फैक्टर्स बताए औद्योगिक गतिविधि के हैं, और यही कारण है कि जब हम स्टैंडर्ड इसके लिए कोई एक मानक लेते हैं रेडियो कार्बन गतिविधि के लिए, तो हम सन 1890 की लकड़ी को लेते हैं, क्योंकि उस समय तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं थे। उस समय औद्योगिक गतिविधि आज के मुकाबले में काफी कम थी और उसके आधार पर हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो पुराने बहुत सैंपल हैं, उनके आधार पर इसको करते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि ज्वालामुखी के आसपास अगर, क्योंकि इसमें से जो कार्बन निकलता है उस कार्बन में रेडियो कार्बन नहीं होता, तो अगर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से वहाँ की मिट्टी बनी होगी तो वहाँ पर जो वनस्पति होगी, जो वहाँ का वातावरण होगा, उसमें कार्बन 14 थोड़ा सा कम होगा। और अगर हम उन पेड़ पौधों को नापेंगे या उन पेड़ पौधों को जिस मिट्टी में मिले हैं उसको हम नापेंगे, तो हमें लगेगा कि वो सैंपल कहीं ज्यादा पुराने हैं जिनसे वो की वास्तव में होंगे। क्योंकि उनमें कार्बन 14 कम हो गया है तो हमें लगेगा कि ज्यादा समय बीत चुका है।
तो इसका मतलब यह है कि हमें इसमें कई तरह के संशोधन लगाने पड़ेंगे। और यही नहीं है कि अगर हम समुद्र में किसी नमूने को ले रहे हैं तो समुद्र में अगर कोई कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बन रहा है या कोरल बन रहा है तो उसमें जो कार्बन जा रहा है वो सीधे वातावरण से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कई सौ साल लगाकर समुद्र के पानी में खुली और फिर उस समुद्र के पानी से उस कोरल ने या उस शेल ने उस कार्बन को लिया। तो आमतौर पर जब आप समुद्र से किसी नमूने को लेंगे तो आपको आयु वो मिलेगी जो कई सौ साल गलत हो, तो वो संशोधन भी आपको उसमें करना पड़ेगा। अब इसको शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, ये कोरल का एक नमूना है जो हम वहां से निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कार्बन डेटिंग के आधार पर का उपयोग करके बहुत बड़ी रेंज है नमूनों की जो हम बांट सकते हैं, जिनकी हम आयु निकाल सकते हैं। इनमें चारकोल है, इनमें लकड़ी है, इनमें कपड़ा है, इनमें सेडिमेंट्स हैं, इसमें शेल्स हैं, इनमें जैसे कोरल है। और यही नहीं, अगर कहीं पर किसी बर्फ में हमें कार्बन मिलता है तो उस कार्बन को भी हम माप सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो हमारे देश में जितने आर्कियोलॉजिकल या पुरातत्व के महत्व के सैंपल्स मिलते हैं उनका आयु निर्धारण हमारे लखनऊ की बीरबल साहनी संस्थान की इस प्रयोगशाला में होता है, क्योंकि उनको वहाँ पर प्रायः चारकोल मिलता है, उनको वहाँ पर लकड़ी मिलती है। अगर कोई पुराना मकान है और उसमें लकड़ी की चौखट है तो हम उस लकड़ी की चौखट में रेडियो कार्बन का मापन करके ये पता लगा सकते हैं कि वो लकड़ी की चौखट 400 साल पुरानी है, 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है। उदाहरण के लिए आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड में जिस ग्रुप को ये दायित्व दिया गया था कि वो पता लगाएं कि वहाँ पर भूकंप के कारण जो भवन गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर 800 साल पुराने ऐसे कई भवन में जिन पर भूकंप का कोई असर नहीं था। लेकिन उन्हें तब तक ये नहीं पता था कि कितने पुराने भवन है। वो जानना चाहते थे कि जो कोठी बना संरचना या स्ट्रक्चर वहाँ पर मकानों का बनाया जाता है तो वो मकान अभी तक इंटैक्ट है, अभी तक गिरे नहीं, इतने भूकंपों के बाद भी तो ऐसा क्यों है और वो कितने पुराने हैं। तो हमने इसका पता लगाया कि करीब 800 साल पुराने वो मकान है और आज तक वो मकान इस तरह से खड़े हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में कुछ खूबियाँ, लकड़ी का बहुत उपयोग किया गया है, उनके आधार पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लकड़ी के शेफ्टी जो लगाए गए हैं एक विशेष तरीके से लगाए गए हैं कि जब भूकंप आता है, जैसे डॉक्टर मोहंती ने बताया था, वो पूरा का पूरा भवन इस तरह से कंपन करता है, लेकिन इतना वो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है कि हर एक देखो स्वतंत्र रूप से भी थोड़ा कंपन न कर सके, तो वो मकान गिरते हैं। तो पुरातत्व के लिए चाहे उसमें लकड़ी मिले या चारकोल मिले, इसका बहुत महत्व है। अगर हम पूरा जलवायु के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें भी हमारे प्रयोगशाला में शोध की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम एक्सेलरेटर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री तरीके का उपयोग करें तो इस तरह अगर कोई चीरिंग कहीं पर मिलता है तो इन सब की डेट्स वहाँ से थोड़ा सा नमूना निकालकर एक्सेलरेटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एक डिफरेंट वलयों की, डिफरेंट रिंग्स की डेटिंग की जा सकती है, आयु निर्धारण किया जा सकता है। और जैसे 3 घटनाएं इस चीरिंग में आपको दिखाई दे सकती हैं। जो पहले तो सबसे पहले जो उसकी ग्रोथ यहाँ पर शुरू हुई है और जब बारिश का सीजन था उसमें आप देखेंगे बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। उसके बाद अगर सूखा पड़ा तो उस रिंग की ग्रोथ बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभावित हुई है। और उसके बाद अगर जंगल में कभी आग लगी तो वो आग भी जो है किस वर्ष में लगी वो डेटिंग से पता लगाया जा सकता है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग तरह की लकड़ी का विकास वहाँ पर हुआ है। उपयुक्त उदाहरणों में जैसा मैंने कहा कि प्राचीन सभ्यताओं के नमूनों के आयु निर्धारण से सभ्यताओं का विकास में कार्य हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में 4-5 हज़ार साल पहले भी बहुत अच्छी संस्कृति थी तो उसका कारण है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर उसका पता लगा सकते हैं। वनस्पति का विकास, मैं अभी आपको चित्र के साथ इसका उदाहरण दूंगा। वनस्पति और समय को जोड़कर हम पूरा जलवायु के बारे में पता लगा सकते हैं क्योंकि जलवायु के आधार पर वनस्पति बदल जाती है। अगर आप किसी पहाड़ पर जाएं तो आप जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पर चीड़, फल और इस तरह की वनस्पति बढ़ती जाएगी जो ठंडे जलवायु में होती है। लेकिन अगर आप वहाँ की मिट्टी खोद के निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग समय की जो मिट्टी होगी उसमें अलग अलग तरह की वनस्पति मिल सकती है क्योंकि समय के साथ वहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन होता है। मूंगे की आने निकाली जा सकती है। और थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे दोगटा लेक है उत्तर पूर्व में
इंसान के पास में है, बड़े होते हैं। सबसे बड़ी ये हमारे देश की ताज़े पानी की उस क्षेत्र की लेक है, और इस झील में हमने किनारे से मिट्टी निकाली और उस मिट्टी के हमने अलग अलग गहराई के नमूने लिए। जैसे ये वहाँ पर एक ट्रेंच खोदी, उसमें से अलग अलग गहराई के नमूने लिए, उनकी रेडियो कार्बन फाइल निकाली, और वहीं पर जो पूरा परागाणु या पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर पुराने थे, उन पॉलन ग्रेन्स को हमारे बॉटनी साथ में उसका अध्ययन किया और उन्होंने पता लगाया कि ये किस वनस्पति के हैं। और उससे हमें ये पता चला कि अलग अलग गहराई जिस समय की है, उस समय में उस स्थान पर किस तरह की वनस्पति होती थी। ये 2009 का हमारा पंजाब में परिवर्तन पर प्रकाशित हुआ। अभी करीब 1 वर्ष पहले हमने सहारनपुर जिले में देहरादून को जहाँ रास्ता मुड़ता है उसके पास में गांव है खजनावा, वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट ढूंढी गई थी, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे और ऊपर ईंटों की 2 परतें दिखाई पड़ रही हैं। तो हमने नीचे वाली परत थी, वहाँ का रेडियो कार्बन आयन निर्धारण किया। जो ऊपर वाली परत थी, वहाँ पर जो चारकोल मिला उसके आधार पर वहाँ का आयन निर्धारण किया। तो अब प्रश्न ये आया कि जो नीचे एक सभ्यता थी, उसके बाद बीच का जो हिस्सा है वो ऐसा क्यों है कि वहाँ पर सभ्यता छोड़कर चली गई। फिर वहाँ पर हमारे जो जियो साथी थे, उन्होंने वहाँ के पुराने रिकॉर्ड को देखा और ये पता चला कि इस क्षेत्र में भूकंप आना कोई असामान्य बात नहीं है। भूकंप वहाँ पे आते रहे हैं, और जो पुराने रिकॉर्ड्स थे और आसपास में जो फॉल्ट्स वगैरह मिले, उनके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि पहले वहाँ पर सभ्यता थी, जो करीब अब से 2500 वर्ष पुरानी बात है। उसके बाद वहाँ पर भूकंप आया, जिसकी वजह से वहाँ की सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद 600 वर्ष तक वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, और उसके 600 वर्ष के एक अंतराल के बाद फिर वहाँ पर एक सभ्यता आई और उन्होंने नई सभ्यता स्थापित की, नए स्ट्रक्चर्स बनाए, नए मकान बनाए। अगर इस जगह पर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पे आपको टूटे हुए और दबे हुए बर्तन मिलेंगे, आपको वहाँ पर जली हुई लकड़ी, चाकू मिलेगा, और वहाँ पे आपको उस तरह की ईंटें मिलेंगी। इसी तरह जो मूंगा या कोरल होता है, उसमें भी जैसे जैसे उसकी लेयर जमा होती जाती है, वो लेयर अलग अलग पहचानी जा सकती है, और उसमें से अगर आप हर लेयर की आयु निकाल लें रेडियो कार्बन की विधि से, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके, जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी लेयर किस वर्ष में जमा हुई थी। और क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अर्थ इसमें ऑक्सीजन भी है, और अगर उसमें ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16, इनका अनुपात क्या है, ये निर्भर करेगा उस समय के तापमान पर। तो ऑक्सीजन 18 बाय ऑक्सीजन 16, इसको मापकर हम उस पुराने समय के इन सब लेयर्स के जमा होने की तारीखों में हम तब के बाद तापमान का अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम पिछले सैकड़ों, पिछले हजारों वर्षों का जो वहाँ के तापमान के परिवर्तन उस समुद्र के उस क्षेत्र में हैं, उनका हम पता लगा सकते हैं। तो ये पूरा जलवायु का पता लगाने में एक उपयोग है। एक बड़ा रोचक घटना हुई थी, तुर्की में छुरी में एक करीब 4.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक कपड़ा मिला था, और उस कपड़े के बारे में किसी ने दावा किया कि ये कपड़ा वो कपड़ा है, क्योंकि उस पर कुछ ऐसी आकृति दिखाई दे रही थी जैसे कोई व्यक्ति को ये उठाया गया हो उसके अंतिम समय में। दावा ये था कि ये जीसस क्राइस्ट का शांत है। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट का शांत है, लिबी के मन में ये बात आई, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने खोज की थी इस रेडियो कार्बन तरीके की, उन्होंने कहा कि अगर ये उनके समय का शाउट है, उनके समय का कपड़ा है, तो उसकी आयु लगभग 2000 वर्ष आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे इसका एक फुट के करीब रुमाल के बराबर का कपड़ा दे दीजिए और मैं इसकी आयु पता लगा लूंगा, और आपको पता चल जाएगा अगर आयु निकलती है 10,000 साल मान लीजिए, 9,000 साल, तो भी जीसस क्राइस्ट का शाउट होने की संभावना बहुत कम है। और अगर निकलती है 200 साल, तो भी उनका शाउट होने की संभावना बिल्कुल नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मूल्यवान कपड़ा है, हम इसको नहीं ले सकते। लेकिन 80 के दशक में जब एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसका सिद्धांत एक अलग विषय है, मैं अभी उसका चर्चा नहीं करूँगा, उससे बहुत सूक्ष्म कार्बन, मिलीग्राम की मात्रा में भी अगर कार्बन हो तो हम रेडियो कार्बन का माप कर सकते हैं। जब 80s में उस तरीके की खोज हो गई और इस कपड़े की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, तो पता चला कि ये कपड़ा तो केवल लगभग 700 साल पुराना है, 13वीं शताब्दी। तो जो 13वीं शताब्दी का बना हुआ कपड़ा है, उसको अब से 2000 साल पहले क्राइस्ट जो है नहीं ले सकते थे। तो ये होप्स काफी लंबे समय तक चला, ये उससे उजागर हो जाता है। इसी तरह जो बुना हुआ कपड़ा है, उसका इतिहास 8000 साल पहले का माना जाता था।
लेकिन फिर एक कपड़ा मिला और जब उसकी डेट निकाली गई, आयु निर्धारण किया गया, तो वो करीब 9,000 वर्ष निकला। तो बुने कपड़े का इतिहास जो था वो 1,000 वर्ष पहले चल गया। इसी तरह कई जगह पर कनाडा में भूकंप का पता चला कि जो मिट्टी वहाँ पर मिली की डेटिंग की गई। इसी तरह से कहीं पर कुछ गुफाओं के अंदर कुछ पेंटिंग्स मिली, और पेंटिंग्स क्योंकि वेजिटेशन से बनाए गए रंग से बनाई गई थी, तो जब उस रंग को खुरच कर निकाला गया और उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, तो उस रेडियो कार्बन डेटिंग से जो उनको आयु पता चली, उससे पता चला कि संस्कृति तो जो है बहुत ज़्यादा पुरानी, 20,000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। तो इस तरह के कई रोचक इसके उपयोग हैं, लेकिन रेडियो कार्बन आयु का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। रेडियो कार्बन आयु जब हम किसी नमूने की कहते हैं, तो हम उस क्षण से बीता हुआ समय बता रहे हैं जब उस वनस्पति में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बंद हुआ था, यानी जब पेड़ काटा गया था। अगर पेड़ कटा 4,000 साल पहले और उस पेड़ का दरवाजा बनाया गया अब से केवल 2,000 साल पहले, यानी 2,000 साल के बाद, तो अगर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे ये संस्कृति 4,000 साल पहले इस तरह के मकान बना रही थी, तो वो गलत होगा। लकड़ी जरूर 4,000 साल पुरानी है, लेकिन वो संस्कृति जिसने वो दरवाजा बनाया वो केवल 2,000 साल पुरानी है। तो आर्कियोलॉजी में अक्सर इस तरह के जो विवाद, इस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं कि जो रेडियो कार्बन की आयु निकली है वो ज़्यादा आ रही है या कुछ इस तरह की बात है। कई बार कम भी आती है। उसमें क्या हो सकता है कि अगर कहीं जैसे आप हिमालय में चले जाएं, तो वहाँ पर आपको नमूना मिला मिट्टी का, और उस मिट्टी को जब हम प्रयोगशाला में लाते हैं और हम उसकी डेट निकालते हैं, तो निकलता है कि उसकी डेट जो है करीब 25,000 साल आ रही है। लेकिन अगर हमें इंडिपेंडेंटली पता है कि वो सेडिमेंट 25,000 साल पुराना नहीं है, तो ये फिर एक विवाद को जन्म देता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता यह है कि सेडिमेंट जो है वो तो केवल 5,000 साल पुराना है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में जो कैल्शियम कार्बोनेट जमा था, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो इनऑर्गेनिक है, जिसमें रेडियो कार्बन नहीं है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बारिश के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण जब उसके बाद आके उस सेडिमेंट में मिल गया, तो उस सेडिमेंट में रेडियो कार्बन का स्तर कम हो गया। और जब रेडियो कार्बन का स्तर कम हो गया, तो हम अनुमान लगाएंगे कि ये सैंपल बहुत पुराना है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी यही कहते हैं। तो इस तरह के साधन में इसी पे जो अभी हमारा पेपर अभी प्लस में है, इसी की हमने अभी व्याख्या की है। और सार में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम चारकोल, लकड़ी, सेडिमेंट, शेल, जिनमें मूंगे भी हैं, ऐसी चीज़ों की आयु पता लगा